एक तीखी और बर्फीली ठंडी आवाज ने भूमध्य सागर की गर्म धूप को चीर दिया। अरे औरत, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? तुम ऐसे कपड़ों में यहां कैसे आ सकती हो? तुम्हारी आंखें नहीं हैं या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? यह घटना फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर स्थित काल्वी में हुई। हवा में नमक और जंगली जड़ी बूटियों की महक थी, लेकिन उस पल में सारी खुशबू उड़ गई और सिर्फ अपमान की ठंडक रह गई। यह फ्रांसीसी फॉरेन लीजन की दूसरी पैराशूट रेजिमेंट का मुख्यालय था, जो दुनिया की सबसे मजबूत विशेष बलों में से एक मानी जाती है। इसका प्रवेश द्वार भी इसकी प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य था। किले जैसी दीवारें और कड़ी सुरक्षा यह साबित कर रही थी कि यह दुनिया से अलग एक और दुनिया है। और उस दुनिया के दरवाजे पर एक एशियाई महिला एक युवा अधिकारी के सामने खड़ी थी, जिसने उसका रास्ता रोक रखा था। उस महिला का नाम चोई सू हेयुन था। उसकी त्वचा धूप में स्वाभाविक रूप से सांवाली थी और उसने हल्के बेज रंग का एक सुंदर लिनेन का गाउन पहना हुआ था। उसके बाल करीने से बंधे हुए थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह एक पर्यटक की तरह शांत और कोमल लग रही थी, लेकिन उसे रोकने वाले युवा अधिकारी की नजर में यह सब कुछ अपमानजनक था। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, अपनी पहचान और यहां आने का कारण बताएं। यह सवाल करने वाली ऑफिसर हारी जंग थी, जो फ्रांसीसी सेना अकादमी सेंसायर के साथ एक एक्सचेंज ऑफिसर कार्यक्रम के तहत यहां तैनात एक चिंगयिंग कोरियाई सैनिक थी। उसकी एकदम नई वर्दी, सीधी और सधी हुई मुद्रा और उसकी आंखों में ठंडी महत्वाकांक्षा झलक रही थी। उसके लिए यह लीजन बेस अपनी काबिलियत साबित करने और ऊंचे पद पर पहुंचने का एक जरिया था। ऐसी पवित्र जगह पर एक अधेड़ उम्र की महिला का छुट्टियों वाले कपड़ों में अपने भतीजे से मिलने आना उसे परेशान करने के लिए काफी था। मैं ट्रेनी कांग जीवून से मिलने आई हूं। मैंने पहले ही सूचना दे दी थी। इससे इजाजत लेकर सूचना दी। हारी जंग ने चोई सू हेयुन की बात काट दी। उसने ऊपर से नीचे तक चोई सू हेयुन को देखा। कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, सेना से संबंधित कोई निशान नहीं, बस एक साधारण सी महिला। हारी जंग के होठों पर एक अपमानजनक मुस्कान तैर गई। यह फ्रांस का सबसे अच्छा सैन्य बल है, कोई बच्चों का पार्क नहीं। यहां मुलाकातें सख्त नियमों और प्रक्रियाओं के तहत नियंत्रित होती हैं। कोई भी कभी भी ऐसे कपड़ों में आकर अपने भतीजे से मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता। हारी जंग ने ऐसे कपड़ों पर जोर दिया जैसे कि चोई सू हेयुन का अस्तित्व ही यूनिट के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हो। चोई सू हेयुन ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। कोर्सिका की हवा उसके गालों को छू रही थी। हवा में बूटों की आवाज, दूर से आती हुई चीखें और बारूद की हल्की गंध मिली हुई थी। यह गंध उसके लिए बहुत परिचित थी, उसके जीवन का एक हिस्सा। वह उन लोगों में से थी जिन्होंने इस जगह की हवा बनाई थी, जिन्होंने इस जगह के इतिहास को अपने खून से लिखा था। लेकिन सामने खड़ी युवा अधिकारी को यह सब पता नहीं था। नियमों के बारे में मैं भी अच्छी तरह से जानती हूं, लेफ्टिनेंट। चोई सू हेयुन ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आवाज लहरों की तरह शांत थी, लेकिन उसमें समुद्र की तरह गहराई थी। ट्रेनी कांग जीवून के अभिभावक के रूप में मेरी यात्रा को मंजूरी दी गई होगी। क्या आप कृपया जांच करेंगी? मंजूरी? आप जैसे किसी को मंजूरी देने की हिम्मत कौन कर सकता है? हारी जंग ने अब खुलकर दुश्मनी दिखाई। उसे यकीन था कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। सेना रैंक, पदानुक्रम और अनुशासन पर चलती है। सामने खड़ी महिला इन सब से बाहर की एक बाहरी व्यक्ति थी, एक नागरिक। उसे अपने नियंत्रण में रखना था। लगता है आप ठीक से फ्रेंच भी नहीं बोल सकती। क्या आपको पता भी है कि यह कौन सी जगह है? क्या आप जानती हैं कि आपका तथाकथित भतीजा किस तरह की जगह पर ट्रेनिंग कर रहा है? यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह आपके भेजे हुए नाश्ते खाकर आराम से रह सके। हारी जंग की आवाज ऊंची हो गई। गेट के पास से गुजार रहे कुछ सैनिक इधर उधर देखने लगे, यह सोचकर कि उसकी सत्ता को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी जा रही है। हारी जंग और भी अहंकारी हो गए। उसे इस महिला को नीचा दिखाकर अपनी ताकत दिखानी थी। लेकिन चोई सू हेयुन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी दया की भावना थी। यह युवा अधिकारी किस लिए अपनी तलवार चला रही है? उसे वर्दी के बोझ तले दबे और वर्दी से मिली शक्ति के नशे में चूर देखकर दुख हुआ। लेफ्टिनेंट, हाँ, क्या आप जानती हैं कि आपकी बातें और आपके काम न केवल आपके लिए बल्कि आपकी वर्दी और आपके देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं?
चॉयसू हेयून की आवाज अभी भी धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि हारी जंग एक पल के लिए सहम गई। एक आम नागरिक उसे सम्मान की बात सिखा रहा है। यह हास्यास्पद था, लेकिन फिर भी उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या कहा? तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो? तुम सेना के बारे में क्या जानती हो? मैं जानती हूं। चॉयसू हेयून एक कदम आगे बढ़ी। उसके कोमल चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह अब कई लड़ाइयों में तपा हुआ फौलादी इरादा था। बल्कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, और यही समस्या है। जब भी मैं तुम जैसे सैनिकों को देखती हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इस वर्दी का मतलब कितना फीका पड़ गया है। उस पल हारी जंग अपना आपा खो बैठी। एक आम अधेड़ महिला ने उसके अस्तित्व, उसके गौरव पर सीधा हमला किया था। चुप रहो गार्ड्स, इस महिला को तुरंत बाहर निकालो। इसे बेस में अनधिकृत रूप से घुसने और सैन्य कर्तव्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करो। हारी जंग की चीख गेट पर गूंज उठी। पहरे पर तैनात 2 लीजन सैनिक आगे बढ़े। वे विशाल शरीर वाले बहुराष्ट्रीय सैनिक थे। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे केवल आदेशों का पालन करते थे। स्थिति विस्फोटक होने वाली थी, लेकिन चॉयसू हेयून अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे तूफान के केंद्र में शांत हो। उसने आने वाले सैनिकों को नहीं देखा। उसकी नजरें केवल हारी जंग की आंखों पर टिकी थीं, उन आंखों में जलते हुए मूर्खतापूर्ण अहंकार और खोखली महत्वाकांक्षा को भेदते हुए। और फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, कोशिश करके देख लो। मुझे भी यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा करने का अधिकार है। लेफ्टिनेंट हा के आदेश पर आगे बढ़ रहे लीजन सैनिक अचानक रुक गए। ये चॉयसू हेयून के आखिरी शब्दों के कारण नहीं था। उनके अनुभवी सहज ज्ञान ने इस साधारण दिखने वाली एशियाई महिला से किसी अवर्णनीय खतरे को महसूस किया था। उसने कोई धमकी भरा रुख नहीं अपनाया था, न ही अपनी आवाज ऊंची की थी। वह बस शांति से खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशाल पर्वत श्रृंखला रास्ता रोके खड़ी हो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, इस औरत को बाहर निकालो। हारी जंग ने गुस्से से चिल्लाया। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और फिर से चॉयसू हेयून की ओर बढ़ने लगे। उनका काम आदेश का पालन करना था। सामने कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी चॉयसू हेयून ने अपने छोटे से बैग से एक पुराना और भारी सैटेलाइट फोन निकाला। यह कोई नया स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि एक दशक पुराना मॉडल था। इसका एंटीना लंबा खींचना पड़ता था, जैसा कि अब केवल सैन्य वृत्तचित्रों में ही देखने को मिलता है। यह देखकर हारी जंग के होठों पर फिर से हंसी आ गई। हाँ, यह क्या है? किसी म्यूजियम से चुरा कर लाए हो क्या? अब इस खिलौने से किसे धमकाने की कोशिश कर रही हो? अपने पति को बुलाओगी या स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को? उसकी व्यंग्यात्मक बातों पर चॉयसू हेयून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस परिचित अंदाज में नंबर डायल किए। घंटी सिर्फ 2 बार बजी। फिर रिसीवर के दूसरी तरफ से एक धीमी और शांत आवाज आई। जी बोलिए। चॉयसू हेयून ने हारी जंग से नजरें हटाए बिना धीरे से कहा, मैं हूं कर्नल यून। मैं काल्वी बेस पर हूं। गेट पर थोड़ी समस्या हो गई है। रिसीवर के दूसरी तरफ की आवाज ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, समझ गया। और कौन कट गई। यह 2 सेकंड से भी कम की एक छोटी सी कौन थी। चॉयसू हेयून ने सैटेलाइट फोन वापस अपने बैग में रख लिया। फिर वह ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो, और चुपचाप हारी जंग को देखती रही। इस पर हारी जंग ने अविश्वसनीयता से हंसते हुए कहा, कर्नल यून, अरे आंटी, अब तुम नाटक कर रही हो? कहीं से नाम सुन लिया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि दक्षिण कोरिया में यून सरनेम वाला सिर्फ एक ही कर्नल है, और यह फ्रांस है? क्या तुम्हारे एक फोन कॉल पर कोई कोरियाई कर्नल हेलीकॉप्टर से उड़कर आ जाएगा? उसने चॉयसू हेयून की हरकत को पूरी तरह से जानसा माना। यह तार्किक रूप से असंभव था। एक आम नागरिक, वह भी विदेश में, एक सक्रिय कर्नल को एक फोन कॉल से बुला ले, यह नामुमकिन था। शायद उसने किसी रिश्तेदार या बेटे से यह नाम सुना होगा और अब आखिरी कोशिश कर रही है। ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। देखते हैं कि तुम्हारा बुलाया हुआ कर्नल यून आसमान से टपकता है या जमीन से उगता है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी, और तब तुम तैयार रहना। सैन्य अड्डे पर हंगामा, सरकारी काम में बाधा,
और एक सैनिक का रूप धारण करने की कोशिश, तुम्हारे अपराधों की सूची बहुत लंबी हो जाएगी। हारिजंग ने हाथ बांधकर आत्मविश्वास से खड़ी हो गई। उसके दिमाग में इस स्थिति से निपटने की पूरी योजना तैयार थी। इस महिला से नियमों के अनुसार सख्ती से निपटकर वह अपने वरिष्ठों को अपनी दृढ़ता और सिद्धांतवादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर मान रही थी। खासकर अगर यह रिपोर्ट उसे यहां भेजने वाले कोरियाई वरिष्ठों तक पहुंचती तो उसे निश्चित रूप से अच्छी रेटिंग मिलती। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। भूमध्य सागर का सूरज और गर्म होता गया और जिंगुरों की आवाज और तेज हो गई। हारिजंग के आत्मविश्वासी चेहरे पर धीरे धीरे बेचैनी छाने लगी। यह तो तय था कि कर्नल यून नहीं आएगा, लेकिन समस्या सामने खड़ी महिला थी। वह बिना किसी घबराहट के ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ओपेरा के शुरू होने का इंतजार कर रही हो। उसकी यह शांति हारिजंग को और परेशान कर रही थी। वह इस महिला का नकाब उतारकर उसे घुटनों पर लाना चाहती थी। अब बस करो, तुम्हारा यह बचकाना नाटक खत्म हो गया है और समय बर्बाद। हारिजंग की बात पूरी होने से पहले ही दूर से बेस के अंदर की सड़क के अंत से कुछ तेजी से आने की आवाज सुनाई दी। पहले तो यह एक छोटी सी इंजन की आवाज थी, लेकिन पलक झपकते ही यह एक गर्जना में बदल गई। एक काली जीप धूल उड़ाती हुई गेट की ओर तेजी से आ रही थी। उसकी गति बेस की निर्धारित गति सीमा से बहुत अधिक थी, ऐसी गति जो केवल आपातकालीन स्थितियों में ही देखी जाती है। गाड़ी गेट के सामने एक तीखी आवाज के साथ अचानक रुकी। रुकते ही सह चालक की सीट का दरवाजा जोर से खुला और एक अधिकारी लगभग लुढ़कते हुए कार से बाहर निकला। फ्रांसीसी सेना के कर्नल की रैंक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का एशियाई अधिकारी। उसकी वर्दी जल्दबाजी में पहनी हुई लग रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने आसपास देखने की जहमत नहीं उठाई, बस एक व्यक्ति की ओर दौड़ा और हारिजंग की आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। फ्रांसीसी सेना के एक नियमित कर्नल और इस बेस के डिप्टी कमांडरों में से एक कर्नल यून तायंग ने उस साधारण सी दिखने वाली एंटी के सामने एक सैनिक के रूप में सबसे उत्तम और अनुशासित सलामी दी। उसकी कमर सीधी थी, हाथ की उंगलियां चाकू की तरह तेज थीं और उसकी आंखों में इतना गहरा सम्मान और तनाव था कि उसे सीधे देखना भी मुश्किल था। वफादारी। कर्नल यून तायंग, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं जनरल। जनरल, यह एक शब्द हारिजंग के कानों में बिजली की तरह गिरा। दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं और केवल वही शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके पैरों में जान नहीं रही। उसने क्या कर दिया है? इसकी भयानक वास्तविकता की एक झलक उसे अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। जनरल शब्द से उत्पन्न सदमे की लहरें अभी शांत भी नहीं हुई थीं कि हारिजंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कर्नल यून तायंग, जो लीजन में अपने ठंडे और सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रांसीसी सेना में एक एशियाई के रूप में कर्नल के पद तक पहुंचकर एक मिसाल कायम की थी और जो बड़े से बड़े जनरलों के सामने भी अपना संयम नहीं खोते थे। वही व्यक्ति अब उस महिला के सामने एक नए रंगरूट की तरह अकड़ा हुआ खड़ा था। उसका चेहरा सम्मान से परे श्रद्धा और यहां तक कि भय से भी भरा हुआ लग रहा था। कोई बात नहीं कर्नल यून, मैं ही अचानक आ गए। चोइसू है यून की आवाज अभी भी नरम थी। उसने कर्नल की सलामी का जवाब एक हल्के सिर हिलाकर दिया और उसकी घबराहट कम करने के लिए एक हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन यह मुस्कान हारिजंग के लिए मौत की सजा की तरह थी। कर्नल यून ने सलामी खत्म करने के बाद ही आसपास की स्थिति को समझा। उसने पीली पड़ चुकी हारिजंग और उसके आदेश का इंतजार कर रहे लीजन सैनिकों को देखा और उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेफ्टिनेंट, हाँ। उसकी आवाज गुस्से को दबाने के कारण धीमी थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसा क्रोध उबल रहा था। तुम यहां क्या कर रही थी? क्या तुम जानती हो कि ये कौन है जिनकी तुमने राह रोकी और उन पर चिल्लाए? हारिजंग के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सकी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। कोई भी शब्द सूट नहीं रहा था। जनरल की उपाधि। जनरल, उसने निश्चित रूप से गलत सुना होगा। या तो यह कोई और है या फिर किसी और को समझने की भूल हुई है। सामने खड़ी यह महिला किसी भी तरह से
एक जनरल की तरह नहीं दिख रही थी। चोय सू हेयून ने हस्तक्षेप किया। रहने दो, कर्नल यून। यह युवा अधिकारी बस नियमों के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रही थी। यह मेरी भी गलती है कि मैंने पहले अपनी पहचान नहीं बताई। लेकिन जनरल, मैंने कहा ना, रहने दो। चोय सू हियून के एक शब्द पर कर्नल यून चुप हो गया। उसकी बातों में एक ऐसी शक्ति थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। यह रैंक से मिलने वाली शक्ति से परे कई जीवन मृत्यु की स्थितियों से गुजरे हुए व्यक्ति का पूर्ण अधिकार था। तभी गेट की ओर एक और गाड़ी आई। यह पिछली जीप से बहुत बड़ी और अधिक प्रतिष्ठित एक काली सेडान थी। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर की सीट से एक सैनिक जल्दी से उतरा और पिछला दरवाजा खोला और कार से उतरने वाले व्यक्ति को देखकर कर्नल यून थायांग ने एक बार फिर चाकू की तरह तेज सलामी दी। हरी जंग अब सांस लेना भी भूल गई थी। कार से उतरने वाला व्यक्ति फ्रांसीसी सेना का एक ब्रिगेडियर जनरल था जो एक एशियाई था। वह चोय सू हेयून की उम्र का लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा अधिक तेज और कठोर था। वह उतरते ही एक गंभीर चेहरे के साथ चोय सू हेयून के पास आया। सू हेयून, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा मिला हुआ था। उसने चोय सू हेयून के कंधे को छूकर पूछा, तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान रह गया। तुम वो नहीं हो जो पहले फोन करो। क्या हुआ? क्या यह सच है कि किसी ने तुम्हें रोका? वह चोय सू हेयून का भाई और फ्रांसीसी सैन्य खुफिया निदेशालय ड्रेम का एक प्रमुख अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल चोय मू जिन था। चोय सू हेयून ने अपने भाई की ओर देखकर सिर हिलाया कि वह ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आप भी आ जाएंगे भाई। कुछ खास नहीं है, बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? ब्रिगेडियर जनरल चोय मू जिनकी तेज नजरें हारी जंग पर पड़ी। उस नजर का सामना करते ही हारी जंग का दिल जम सा गया। उसे अब समझ में आया। उसने किसी मधुमक्खी के छत्ते को नहीं छेड़ा था। उसने एक सक्रिय ज्वालामुखी के मुहाने पर नंगे पैर कदम रख दिया था। ब्रिगेडियर जनरल चोय मू जिन ने हारी जंग के रैंक और नेम टैग को धीरे धीरे देखा। लेफ्टिनेंट, हाँ, कोरिया से एक्सचेंज ऑफिसर हो। तुमने मेरी बहन के साथ क्या बदतमीजी की? वो हारी जंग बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बहन? जनरल की बहन? तो फिर यह महिला कौन है? उसकी भ्रमित नजरों को पढ़कर कर्नल यून तायंग ने बगल से बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, लेफ्टिनेंट, हाँ को अभी तक पता नहीं चला है कि उनके सामने कौन खड़ी है। कर्नल यून ने चोय सू हेयून की ओर सिर झुकाया। यह फ्रांसीसी विदेशी खुफिया एजेंसी डीएसए की एक किंवदंती है। यूरोपीय आतंकवाद रोधी अभियानों की एक जीती जागती देवी। मेजर जनरल चोय सू हेयून, 2 सितारा जनरल और हमारी दूसरी पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना और प्रशिक्षण प्रणाली के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में से एक। हमारी रेजिमेंट के सैनिक जिन्हें संरक्षक दूत कहते हैं, वह एकमात्र महिला जनरल। कोड नेम ले स्पेक्टर। बूट ले स्पेक्टर। यह नाम सुनते ही हारी जंग को देख रहे लीजन सैनिकों की आंखों में श्रद्धा भर गई। उन्होंने इस नाम को केवल एक किंवदंती के रूप में सुना था। सहारा की रेत में, अफ्रीका के जंगलों में असंभव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भूत की तरह गायब हो जाने वाली एक महान कमांडर। सैनिकों के बीच यह भी कहा जाता था कि वे युद्ध के मैदान में उनका नाम लिखा हुआ ताबीज लेकर जाते हैं। हारी जंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर कांप रहे थे और वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। जिस महिला को उसने आंटी कहा था और बाद डांसर जैसे कपड़े कहकर अपमानित किया था, वह इस बेस की आध्यात्मिक स्तंभ और एक जीती जागती किंवदंती थी। उसे अपने कहे हुए सारे अपमानजनक शब्द याद आ गए। तुम्हारी आंखें नहीं है या दिमाग नहीं है, तुम जैसे लोग, बच्चाकाना नाटक। वे शब्द चाकुओं की तरह उसके दिल को छेद रहे थे। आह! उसके मुंह से एक बेमतलब की आह निकली। उसे लगा कि वह वहीं गिर जाएगी। भूमध्य सागर का सूरज अभी भी चमक रहा था, लेकिन हारी जंग की दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई थी। समय रुक गया था, या शायद सिर्फ हारी जंग की दुनिया ही थम गई थी। ले स्पेक्टर, भूत, यह सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, यह एक मिथक था, एक किंवदंती थी और एक ऐसा प्रतीक था
जो लीजन के सैनिकों को कठिन प्रशिक्षण और जानलेवा अभियानों में टिके रहने की ताकत देता था। बैरकों में सोने से पहले वरिष्ठों द्वारा सुनाई जाने वाली वीरता की कहानियों का नायक, जिसने असंभव को संभव बनाया और युद्ध के मैदान में अपने साथियों को बचाया था। हारी जंग ने इन सभी कहानियों को मनोबल बढ़ाने के लिए बढ़ाई चढ़ाई गई पुरानी बातें मानकर खारिज कर दिया था। लेकिन वह मिथक अब उसकी आंखों के सामने सांस ले रहा था, उसी महिला के रूप में जिसे उसने आंटी कहकर हर तरह का अपमान और तिरस्कार किया था। आह आह, उसके गले से एक अस्पष्ट आवाज निकली। उसका दिमाग इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। सामने खड़ी दयालु दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला और युद्ध के मैदान पर राज करने वाले क्रूर भूत की छवि आपस में टकरा रही थी और उसकी चेतना को झकझोर रही थी। उसके सिर में एक भनभनाहट के साथ दुनिया घूमने लगी। कोर्सिका का सूरज ठंडा महसूस हो रहा था और भूमध्य सागर की हवा चाकू की तरह उसकी त्वचा को काट रही थी। उसने अपने पिछले जीवन को याद किया। एक महिला सैनिक होने के कारण नजरअंदाज न किया जाए, इसके लिए उसने पुरुषों से दोगुनी तिगुनी मेहनत की थी। अकादमी के दिनों से लेकर अब तक उसने कभी भी पहला स्थान नहीं छोड़ा था और शारीरिक फिटनेस, निशानेबाजी और रणनीति, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए खुद को अनुशासित किया था। इस तरह से बनाई गई क्षमता और गर्व ही उसके जीवन के स्तंभ थे। लेकिन समय के साथ वे मजबूत स्तंभ अहंकार की दीमक से खोखले हो गए थे। वह खुद से कमतर लोगों को तुच्छ समझने लगी थी और नियमों और सिद्धांतों को ढाल बनाकर दूसरों का मूल्यांकन करना स्वाभाविक मानने लगी थी। खासकर नागरिक जो सेना के पवित्र क्षेत्र को नहीं समझते थे, वे हारी जंग के लिए बस सुरक्षा या नियंत्रण के अधीन वस्तु मात्र थे। आज सुबह जब उसने स्वेच्छा से गेट पर ड्यूटी ली थी तो वह उत्साह से भरी हुई थी। वह ढीले पड़े अनुशासन को ठीक करना और अपनी त्रुटिहीन कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करना चाहती थी। तभी चोई सू हैयून प्रकट हुई, जो उसके अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए एक आदर्श शिकार की तरह लग रही थी। आरामदायक कपड़े, नरम आवाज और सेना से कोई संबंध न होने का आभास। हारी जंग ने अपने सभी अधिकार और ज्ञान का उपयोग करके उसे कुचलने की कोशिश की। उसे विश्वास था कि यही अपनी श्रेष्ठता साबित करने का तरीका है। लेकिन परिणाम क्या हुआ जिसे वह कुचलने की कोशिश कर रही थी? वह कोई साधारण नागरिक नहीं थी। वह उस दुनिया के शिखर पर मौजूद एक हस्ती थी, एक महान सैनिक, जहां तक पहुंचने में शायद उसे पूरी जिंदगी लग जाती। उसने अपने सबसे बड़े गर्व सैनिक के नाम पर सबसे महान सैनिकों में से एक का अपमान करने की मूर्खता की थी। यह केवल एक गलती नहीं थी, यह उसके अपने अस्तित्व का खंडन था, उसके विश्वासों का दिवालियापन था। लेफ्टिनेंट, हाँ, ब्रिगेडियर जनरल चोई मू, जिनकी आवाज बर्फ की तरह आकर उसके दिल में चुभ गई। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए चिंता से परे किसी पवित्र चीज को अपवित्र करने वाले के प्रति हत्या की भावना भी झलक रही थी। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुमने मेरी बहन का रास्ता रोका और इस तरह की गंदी बातें की? क्या तुम्हारी यह कड़क वर्दी राज्य ने तुम्हें नागरिकों पर अहंकार दिखाने के लिए दी है? उसकी फटकार सिर्फ एक डांट नहीं थी। एक जनरल का दबदबा एक अदृश्य शक्ति बनकर हारी जंग के पूरे शरीर को कुचल रहा था। उसका दम घुट रहा था, उसके शरीर से सारा खून निकल गया था, उंगलियां ठंडी पड़ गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पास खड़े कर्नल यून तायंग का चेहरा भी निराशा से विकृत हो गया था। वह व्यक्तिगत रूप से भी जनरल चोई सू ह्यून का बहुत सम्मान करता था। अतीत में एक ऑपरेशन में उसकी ठंडी और सटीक निर्णय क्षमता के कारण ही पूरी टुकड़ी की जान बची थी। ऐसे उपकारी और महान कमांडर का उसके बेस के गेट पर वह भी एक बहुत छोटी उम्र की जूनियर अधिकारी द्वारा अपमानित होना, यह उसके लिए भी एक अमिट शर्म की बात थी। उसका गुस्सा ब्रिगेडियर जनरल चोई मू जिन से कम नहीं था, लेकिन वह जनरल चोई सू हैयून के सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बस हारी जंग को देखती हुई उसकी आंखें कह रही थीं, तुम खत्म हो गई हो। आसपास खड़े लीजन सैनिकों की नजरें भी वैसी ही थी। वे बहुराष्ट्रीय सैनिक थे। वे पैसे, सम्मान या एक नई जिंदगी के लिए यहां आए थे, लेकिन ले स्पेक्टर का नाम उनके लिए एक कमांडर से बढ़कर था। ये लीजन का गौरव था और उस युवा एशियाई महिला अधिकारी ने उस गौरव पर कीचड़ उछाल दिया था।
अब उनकी नजर में हारी जंग कोई अधिकारी नहीं थी। वह बस यूनिट के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली एक अक्षम्य बाहरी व्यक्ति थी। चारों तरफ दुश्मन थे। नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद थी। उसकी मूर्खता, उसके पूर्वाग्रह, उसका अहंकार, ये सब एक विशाल लहर बनकर उसे निगल रहे थे। अंत में उसके शरीर को सहारा देने वाली आखिरी रस्सी भी टूट गई। उफ! हारी जंग के घुटने कमजोर होकर मुड़ गए। वह गर्म डामर की सड़क पर गिर पड़ी। धड़ाम की आवाज के साथ उसके घुटनों में एक जलन भरा दर्द उठा, लेकिन दिल का दर्द इतना अधिक था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह अपना सिर नहीं उठा सकी। जीवन भर गर्व से सिर उठाकर जीने वाली उसका सिर अब जैसे शीशे से बंधा हुआ जमीन की ओर झुक गया था। यह किसी अनुशासित पश्चाताप की मुद्रा नहीं थी। यह किसी वरिष्ठ अधिकारी से माफी मांगने की क्रिया भी नहीं थी। यह एक इंसान का पूर्ण पतन था, जिसके सब कुछ ढह गया था। उसके जीवन भर के अहंकार का बनाया हुआ माहौल टूटकर धूल में मिल गया था। गम आंसू उसके गालों से बहकर डामर पर गिर रहे थे और छोटे छोटे निशान बना रहे थे। चोई सू हेयुन उस गिरी हुई गतिहीन छोटी सी आकृति को बिना कुछ कहे बस देखती रही। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही तिरस्कार, केवल एक अथाह शांति और एक किरण दया की थी। जब हारी जंग गिरी तो वहां एक भारी खामोशी छा गई। केवल ब्रिगेडियर जनरल चोयमू जिनकी भारी सांसों और दूर से आती हुई ट्रेनिंग ग्राउंड की चीखों की आवाज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिकी थीं, चोई सू हेयुन। वह क्या फैसला सुनाएगी? सब उस एक शब्द का इंतजार कर रहे थे, जो उस मूर्ख युवा अधिकारी के सैन्य करियर या शायद उसके जीवन को ही समाप्त कर सकता था। ब्रिगेडियर जनरल चोयमू जिन ने अधीर होकर कहा, सू हेयुन, यह सेना के लिए एक शर्म की बात है। इसे तुरंत वर्दी से निकालकर अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं खुद देश में फोन करके। भाई, चोई सू हेयुन ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। उसने अपने भाई को एक पल देखा और फिर धीरे धीरे हारी जंग की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आहट बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्लाद एक हारे हुए व्यक्ति की आखिरी सांस लेने जा रहा हो। हारी जंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जो उसके पास आया वह फटकार की चीख नहीं थी। चोई सू हेयुन उसके सामने रुकी और पास खड़े एक लीजन सैनिक से धीरे से कहा, क्या तुम मुझे अपनी पानी की बोतल दे सकते हो? सैनिक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत अपनी कमार से पानी की बोतल निकालकर उसे दे दी। चोई सू हेयुन ने बोतल लेकर ढक्कन खोला। फिर वह हारी जंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोतल उसके होठों के पास ले गई। पियो, तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हारी जंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह एक महान अनुभवी जनरल का था, जो उसके स्तर पर आकर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसे गर्म धूप में लंबे समय तक खड़े रहने के कारण चिंता हो रही थी। उस पल हारी जंग के सीने में कुछ कसकर बंधी हुई चीज टूट गई। जबरदस्ती रोके हुए आंसू झरने की तरह फूट पड़े। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ छोड़कर वह रो रही थी। चोई सू हेयुन ने उसके रोने तक चुपचाप इंतजार किया। कुछ देर बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने फिर से कहा। उसकी आवाज एक कमांडर की नहीं, बल्कि एक भटके हुए जूनियर के लिए एक सीनियर की आवाज थी। उठो लेफ्टिनेंट। हाँ, एक सैनिक के घुटने केवल दुश्मन के सामने झुकते हैं, और तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूं। उसने हारी जंग का हाथ पकड़कर उसे उठाया। लड़खड़ाती हुई हारी जंग को सहारा देकर उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे अंदर है। चोई सू हेयुन ने हारी जंग की वर्दी का कॉलर ठीक किया। क्या तुम जानती हो कि इस वर्दी का क्या मतलब है? यह कोई मुकुट नहीं है जो तुम्हें दूसरों पर शासन करने के लिए दिया गया है। यह एक प्रतिज्ञा का प्रतीक है, एक कफन है कि तुम दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। केवल वही इस वर्दी को पहनने का हकदार है जो इसका वजन उठा सकता है। शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना, यही इस वर्दी का असली मतलब है। उसका हर एक शब्द
एक हथौड़े की तरह हारी जंग के गलत विश्वासों को तोड़ रहा था और उसकी जगह नए मूल्यों को स्थापित कर रहा था। आज तुमने मेरे पहनावे, मेरी उम्र और मेरे लिंग को देखकर मेरा मूल्यांकन किया। अगर यह युद्ध का मैदान होता तो तुम अब तक मार चुकी होती। चॉय सू हैयून की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसकी आंखें जैसे किसी पुराने युद्ध के मैदान को देख रही थी। क्या तुम जानती हो कि युद्ध के मैदान में सबसे पहले कौन मरता है? जो सैनिक अच्छी तरह से गोली नहीं चला सकता या जो शारीरिक रूप से कमजोर है? नहीं, पूर्वाग्रहों से ग्रसित कमांडर जो आंखों देखी चीजों से परे सार को नहीं देख पाता और अपने अहंकार और हट के कारण अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल देता है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले मरता है और सबसे ज्यादा साथियों को मरवाता है। उसने कुछ पल रुककर हारी जंग के कंधे को हल्के से थपथपाया। तुम्हारी आंखें तेज हैं, तुम्हारा इरादा भी मजबूत है, लेकिन तुम्हारा पात्र इतना छोटा है कि वह तुम्हारी इस असाधारण प्रतिभा को समा नहीं पा रहा है। पात्र को तोड़ने और नया बनाने की मत सोचो, बस पात्र का आकार बढ़ाओ, दूसरों का सम्मान करना और परिस्थितियों को विनम्रता से स्वीकार करना सीखो। यही तुम्हारे लिए एक सच्चा सैनिक बनने का एकमात्र रास्ता है। भूत की आवाज कोई कठोर फैसला नहीं थी, यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन था। हारी जंग बहते आंसुओं को पहुंचने की भी सूत खो बैठी थी, बस उसकी बातें सुन रही थी। यह एक सच्चे सैनिक की आत्मा के बारे में एक ऐसी शिक्षा थी जो उसे अपने पूरे सैन्य जीवन में किसी ने नहीं दी थी। चॉय सू हैयून ने अपनी बात खत्म करके कर्नल यून तायंग की ओर देखा। कर्नल यून, लेफ्टिनेंट हा के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक समिति नहीं बुलाई जाएगी। इसके बजाय कल सुबह तक लेफ्टिनेंट हा से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट और सैनिक का सम्मान विषय पर एक पश्चाताप रिपोर्ट सीधे मुझे प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें। और आज शाम को तुम, ब्रिगेडियर जनरल चॉय और लेफ्टिनेंट हा, मेरे क्वार्टर में एक सादे रात्रि भोज के लिए आना। कुछ बातें करनी है। अनुशासनात्मक समिति न बुलाने की बात सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर ब्रिगेडियर जनरल चॉय मू, जिनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। लेकिन चॉय सू हैयून के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था और लेफ्टिनेंट हा, चॉय सू हैयून ने फिर से हारी जंग को बुलाया। अभी के लिए अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो और अपने भतीजे से मिलने आए एक मौसी को बहुत ज्यादा इंतजार मत करवाना। ट्रेनी कांग जी वून को विजिटर्स रूम में बुलाओ। उसने सारी स्थिति को संभालकर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक नरम मुस्कान के साथ विजिटर्स रूम की ओर कदम बढ़ाए। उसकी पीठ को देखते हुए हारी जंग ने पहली बार एक महान भूत की छवि के बजाय अपने भतीजे से प्यार करने वाली एक गर्मजोशी से भरी मौसी की छवि देखी और उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया को कितने संकीर्ण और पक्षपाती नजरिए से देख रही थी। चॉय सू हैयून के जाने के बाद गेट पर एक भारी खामोशी छा गई। ब्रिगेडियर जनरल चॉय मू, जिनने असंतोष से जीभ चटकाए, और कर्नल यून तायंग ने एक जटिल भावना से हारी जंग को देखा। हारी जंग अभी भी वही मूर्ति की तरह खड़ी थी और उस दिशा में देख रही थी जहां चॉय सू हैयून गायब हो गई थी। होश में आओ लेफ्टिनेंट हा, कर्नल यून की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस लाया। तुमने जनरल का आदेश सुना होगा। तुरंत ट्रेनी कांग जी वून को विजिटर्स रूम में भेजो और तुम अपने क्वार्टर में जाकर आदेशित रिपोर्ट तैयार करो। एक भी शब्द झूठ या बहाने का मत सोचना। उनके सामने कोई भी झूठ नहीं चलता। जी समझ गए, हारी जंग ने एक दबी हुई आवाज में जवाब दिया। उसने एक रोबोट की तरह मुड़कर एक संचार सैनिक को ट्रेनी कांग जी वून को बुलाने का निर्देश दिया। फिर लड़खड़ाते कदमों से वह अपने क्वार्टर की ओर चलने लगी। उसके कदम एक हारे हुए सैनिक के मार्च की तरह थे। केवल एक घंटे पहले जिस रास्ते पर वह दुनिया की मालकिन की तरह अहंकार से चली थी, अब उसी रास्ते पर वह सिर झुकाए एक अपराधी की तरह चल रही थी। बेस की हर चीज जैसे उस पर हंस रही थी। गुजरते हुए सैनिकों की जिज्ञासु नजरें, हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट और यहां तक कि तपता हुआ सूरज भी जैसे उसके अपराध की निंदा कर रहा था। वह दिन के उजाले में खड़ी थी, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी और अंधेरी छाया में चल रही थी। क्वार्टर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और वहीं गिर पड़ी। एक छोटा और सादा अधिकारी का कमरा। दीवार पर अकादमी से टॉप करने पर मिला राष्ट्रपति पुरस्कार और माता पिता के साथ ली गई एक तस्वीर लगी थी। जो फ्रेम हमेशा उसका गर्व थे,
आज वे उसकी मूर्खता का सबूत लग रहे थे। उसने मेज पर बैठकर रिपोर्ट लिखने के लिए कंप्यूटर खोला। सफेद स्क्रीन पर कर्सर टिमटिमा रहा था। कहां से शुरू करूं? वह विषय जैसे पारंपरिक वाक्यांश लिखने ही वाली थी कि रुक गई। कर्नल यून के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कोई भी छूट नहीं चलता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आज जो कुछ भी हुआ था उसे शुरू से याद करने लगी। चोई सू हेयुन के पहनावे को देखकर उसने मन ही मन क्या सोचा था, कौन से पूर्वाग्रह पाले थे और वे पूर्वाग्रह कैसे अपमानजनक शब्दों और व्यवहार में बदल गए। अपने बदसूरत आंतरिक स्वयं का सामना करना एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, जैसे अपनी ही त्वचा को छीलना। लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसे एहसास हो गया था कि यह जनरल चोई सू हेयुन द्वारा दिया गया आखिरी मौका है और खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता है। उसी समय बेस के वीआईपी गेस्ट रूम में चोई सू हेयुन खिड़की से बाहर देखते हुए अपने भतीजे का इंतजार कर रही थी। ब्रिगेडियर जनरल चोई मू जिन अभी भी गुस्से में कमरे में टहल रहा था। सू हेयुन, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तुम उस नौसिखिया को एक मौका देने की कैसे सोच सकती हो? यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह सेना की नींव को हिला देने वाला एक गंभीर मामला है जिसमें एक नागरिक के प्रति सेना का अहंकार प्रकट हुआ है। ऐसी घास को शुरुआत में ही उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि दूसरी खरपतवार न उग सके। ब्रिगेडियर जनरल चोई मू जिन की बात गलत नहीं थी। सेना के तर्क के अनुसार यही सही जवाब था। चोई सू हेयुन ने धीरे से मुड़कर अपने भाई का सामना किया। भाई, वह लड़की एक तलवार है, एक बहुत तेज और धारदार तलवार, लेकिन उसने अभी तक म्यान में रहना नहीं सीखा है और गलत पत्थर पर घिसने से उसकी धार बहुत तीखी हो गई है। उस तलवार ने अपने ही लोगों को घायल किया है और तुम उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहती हो? उसे तोड़ना सबसे आसान समाधान है भाई। चोई सू हेयुन की आंखें गहरी हो गईं। तुमने उसकी आंखें देखी? जब वह अंत में टूट गई थी तो उसकी आंखों में सिर्फ डर या पछतावा नहीं था, वह उस व्यक्ति की निराशा थी जिसकी दुनिया ढह गई हो। यह उस व्यक्ति का दर्द था जिसे एहसास हुआ हो कि वह जिस पर विश्वास करता था वह सब कुछ गलत था। ऐसा दर्द झेलने वाले लोग या तो पूरी तरह से टूट जाते हैं या फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। वह खिड़की के पास जाकर दूर ट्रेनिंग ग्राउंड को देखने लगी। मैंने उस लड़की में अपना अतीत देखा। अहंकारी, संकीर्ण सोच वाली और दुनिया को केवल अपने मानकों से मापने वाली युवा में। उस समय किसी ने मुझे तोड़ने के बजाय एक और मजबूत तलवार बनाया, इसीलिए आज मैं यहां हूं। मुझे भी वह कर्ज चुकाना है। उस लड़की को उसकी बातों पर ब्रिगेडियर जनरल चोई मू जिन और कुछ नहीं कह सका। वह अपनी बहन के अतीत के संघर्षों को किसी और से बेहतर जानता था। आज की इंस्पेक्टर बनने के लिए उसे कितना खून और आंसू बहाना पड़ा था। इस बीच कर्नल यून तायंग अपने कार्यालय में हारिजंग के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को घूर रहा था। लगभग उत्तम ग्रेड, कई पुरस्कार और वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा से भरे सिफारिश पत्र। कागजों पर वह निस्संदेह एक शीर्ष जिंगयिंग अधिकारी थी, लेकिन सहकर्मियों के मूल्यांकन में कभी कभी अलग राय भी दिखती थी। अत्यधिक दबंग टीम वर्क के बजाय व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी। कर्नल यू ने एक गहरी सांस ली। उसे अब समस्या की जड़ समझ में आ गई थी। हारी जंग ने एक मजबूत सैनिक बनना तो सीख लिया था, लेकिन एक अच्छा सैनिक बनना नहीं सीखा था। और आज वह एक असली सैनिक से मिली थी। उसने सोचा कि जनरल चोई सू हेयुन ने रात्रि भोज क्यों आयोजित किया है। यह केवल एक भोजन नहीं होगा, यह एक युवा अधिकारी के सैन्य जीवन और शायद उसके बाकी के जीवन को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। तभी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। कर्नल, कमांडर आपको बुला रहे हैं। क्या बात है? जनरल चोई सू हेयुन ने कमांडर के साथ चाय पीने का अनुरोध किया है। कर्नल यून अपनी सीट से उठा। ले इंस्पेक्टर ने चलना शुरू कर दिया था। उसके दिमाग में यह विचार आया कि वह इस बेस पर सिर्फ अपने भतीजे से मिलने नहीं आई होगी। एक बड़े तूफान के संकेत की तरह पूरे बेस में एक सूक्ष्म तनाव फैलने लगा था और उस तूफान के केंद्र में अपने क्वार्टर में सफेद मॉनिटर के सामने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक शब्द लिख रही युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट हारी जंग थी।
कुछ ही देर में उसे रात्रिभोज में शामिल होने का संदेश मिलेगा। यह उसकी किस्मत का फैसला करने वाला एक अनिवार्य बुलावा था। शाम की धुंध हल्का कालवी बेस पर छा रहा था। प्रशिक्षण समाप्त कर चुके सैनिकों की चीखें शांत हो गई थीं और भूमध्य सागर की शाम की हवा बैरकों के बीच से धीरे धीरे बह रही थी। हारी जंग ने अभी अभी धुली हुई कड़क वर्दी पहनी और निर्धारित समय पर वीआईपी क्वार्टर की ओर चल दी। उसके हाथ में एक मोटी रिपोर्ट थी जिसे उसने अपने पूरे दिल और आत्मा से लिखा था। ये उसके पिछले अहंकार का मृत्युलेख था और एक नए जीवन की चाहत का प्रार्थना पत्र भी। क्वार्टर एक जनरल के आवास के हिसाब से सादा था। कोई भव्य सजावट नहीं, केवल आवश्यक फर्नीचर करीने से रखा हुआ था। छोटे से लिविंग रूम के बीच में खाने की मेज पर ब्रिगेडियर जनरल चोई मू जिन और कर्नल यून तायंग पहले से ही बैठे थे। ब्रिगेडियर जनरल ने अभी भी बर्फ जैसे ठंडे चेहरे से उसे नजरअंदाज किया और कर्नल यून ने एक जटिल भाव से सिर हिलाया। हवा में एक अजीब सा तनाव था। आ गए, बैठो, रसोई की तरफ से आवाज आए। आश्चर्यजनक रूप से जनरल चोई सू हेयून खुद एप्रन पहने हुए साधारण पास्ता और सलाद प्लेटों में परोस कर ला रही थी। एक महान महिला जनरल की ऐसी छवि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह इतना सामान्य और मानवीय दृश्य था कि हारी जंग को एक और झटका लगा। जनरल, रिपोर्ट। हैरी जंग ने कांपते हाथों से रिपोर्ट आगे बढ़ाए। चोइसू हेयून ने रिपोर्ट पर एक नजर डाली और सिर हिलाकर कहा, इसे यहां रख दो। उसने रिपोर्ट लेकर बिना पढ़े ही बगल की एक मेज पर रख दी। यह रिपोर्ट मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे अपने लिए एक रिकॉर्ड है। मुझे बस यह देखना था कि क्या तुम में अपनी गलतियों का ईमानदारी से सामना करने की हिम्मत है। मैं इसका ईसरी नहीं देखूंगी। इन शब्दों से हारी जंग को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसने सोचा था कि इस रिपोर्ट पर उसकी किस्मत निर्भर करती है। उसे किसी भी तरह से अपना पश्चाताप दिखाकर नरमी की उम्मीद करनी थी, लेकिन जनरल चोई सू हेयून को परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस ये देखना चाहती थी कि पश्चाताप पत्र लिखने की प्रक्रिया के माध्यम से हारी जंग ने खुद क्या सीखा है, उसकी सिंसेरिटी। खाना शुरू हुआ। किसी ने पहले बोलना शुरू नहीं किया, केवल बर्तनों के टकराने की आवाज ही अजीब तरह से गूंज रही थी। हारी जंग को खाने का स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा था, जैसे वह रेत चबा रही हो। चुप्पी को चोई सू हेयून ने तोड़ा। उसने अपना कांटा नीचे रखा और हारी जंग को सीधे देखते हुए पूछा, यह सवाल घटना के बारे में कोई फटकार नहीं था। हारी जंग, तुम सैनिक क्यों बनी? यह एक बहुत ही मौलिक सवाल था। हारी जंग थोड़ी देर के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने वह आदर्श जवाब दिया जो उसने अकादमी के साक्षात्कार से लेकर अब तक सैकड़ों बार अभ्यास किया था। देश की सेवा करने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के महान कर्तव्य को निभाने के लिए। यह तो किताबी जवाब है। चोई सू हेयून ने नरमी से लेकिन दृढ़ता से उसकी बात काट दी। मैं पूछ रही हूं कि इंसान हारी जंग सैनिक क्यों बनना चाहती थी? तुम्हारे दिल की गहराई में छिपा असली कारण। उसकी नजरें हारी जंग के अंदर की सबसे गहरी परतों को भेद रही थी। झूठ बोलना असंभव लग रहा था। हारी जंग ने कुछ देर हिचकिचाया और फिर पहली बार अपने मन की बात कही। मैं साबित करना चाहती थी। क्या? कि मैं एक महिला होने के कारण या किसी और कारण से कमजोर नहीं हूं। मैं सबसे मजबूत और सबसे बेहतर हूं। यह मैं खुद को और दुनिया को साबित करना चाहती थी। सेना मुझे यह साबित करने का सबसे उत्तम मंच लगा। उसकी इस स्वीकारोक्ति पर ठंडे चेहरे से बैठे ब्रिगेडियर जनरल चोई मू जिन ने हंसते हुए कहा, साबित करना? तो क्या साबित करने का तुम्हारा तरीका यह था कि तुम एक नागरिक, वह भी तुमसे बहुत बड़ी महिला को उसके पहनावे पर अपमानित करो? क्या यही तुम्हारी मजबूती है? भाई, चोई सू हेयून ने एक बार फिर उसे रोका। उसकी नजरें अभी भी हारी जंग पर थीं। मैं तुम्हारा यह भाव समझ सकती हूं। मैं भी ऐसी ही थी। लेकिन हारी जंग, असली ताकत दूसरों को दबाने से नहीं आती, खुद को झुकाकर दूसरों की सेवा करने के साहस से आती है। जितने ऊंचे पद पर पहुंचो, उतना ही नीचे देखने की क्षमता होनी चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टे रास्ते पर जा रही थी। चोई सू हेयून ने कुछ पल रुककर पास रखी रिपोर्टों में से एक को उठाया। उसने घटना की रिपोर्ट के बजाय सैनिक का सम्मान विषय पर लिखी पश्चाताप रिपोर्ट खोली। इस रिपोर्ट में तुमने लिखा है कि सम्मान नियमों का पालन करना और कर्तव्य पूरा
करना है। ये गलत नहीं है, लेकिन यह सम्मान का केवल आधा हिस्सा है। एक सैनिक का असली सम्मान तब प्रकट होता है जब वह वर्दी उतार देता है, जब रैंक हटा देता है। एक इंसान के रूप में तुम दूसरों से कितना सम्मान और विश्वास प्राप्त कर सकती हो, यही सैनिक के सम्मान को पूरा करने वाला दूसरा आधा हिस्सा है। और तुम इस आधे हिस्से को पूरी तरह से भूल गई थी। उसने रिपोर्ट को धीरे से बंद कर दिया और फिर अंतिम फैसले जैसे शब्द कहे, हारी जंग के खिलाफ कोई आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यह सुनकर हारी जंग, कर्नल यून और ब्रिगेडियर जनरल भी हैरान रह गए। इसके बजाय चोई सू हेयून ने आगे कहा, मैं कर्नल यून से अनुरोध करूंगी कि वे अगले 3 महीने के लिए हारी जंग की पोस्टिंग बदल दें। उसे किसी भी युद्ध प्रशिक्षण या ऑपरेशन योजना से पूरी तरह से हटाकर एक नया काम सौंपा जाए। सबकी निगाहें उसके होठों पर टिकी थीं। हारी जंग सोच रही थी कि उसे किस दूर दराज की जगह पर भेजा जाएगा या किसी प्रशासनिक काम में लगा दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट हारी जंग को बेस के परिवार सहायता केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया जाए। क्या हारी जंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। परिवार सहायता केंद्र, यह वह विभाग था जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तैनाती या लंबी अवधि के प्रशिक्षण के दौरान उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान करता था। वेतन भुगतान की समस्या, क्वार्टर की मरम्मत का अनुरोध, बच्चों की शिक्षा पर परामर्श, पति पत्नी के बीच विवाद का मध्यस्थता, यह सेना की मुख्य शक्ति युद्ध क्षमता से सबसे दूर था, जिसे वह हमेशा आंटियों की गपशप की जगह कहकर मन ही मन तुच्छ समझती थी। एक फील्ड कमांडर बनने का सपना देखने वाली, रणनीति और युद्ध कला का अध्ययन करने वाली उसके लिए यह वास्तव में एक मौत की सजा की तरह था। फटकार या अनुशासनात्मक कार्रवाई से भी बड़ा अपमान और शर्मिंदगी उसके चेहरे के भाव को पढ़कर चोई सू हेयून ने धीरे से कहा, यह तुम्हारे लिए अब तक का सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र होगा। वहां दुश्मन के पास बंदूकें या चाकू नहीं होंगे, वे दिखाई भी नहीं देंगे। तुम्हारा दुश्मन एक सैनिक की पत्नी के आंसू, एक बेटे का विद्रोह और एक मां की चिंता होगी। तुम्हें उन अदृश्य दुश्मनों से लड़कर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सैनिक बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। यही तुम्हारा नया मिशन है। वह अपनी सीट से उठी और हारी जंग के कंधे पर हाथ रखा। एक सैनिक का पहला कर्तव्य नागरिकों की रक्षा करना है। जाओ और सीखो कि वे नागरिक कौन हैं जिनकी हम रक्षा करना चाहते हैं और उनका जीवन कैसा है। यह मेरी अंतिम शिक्षा है और तुम्हें दिया गया मेरा आदेश है। हारी जंग उस भारी आदेश के सामने कोई जवाब नहीं दे सकी। यह न तो माफी थी और न ही सजा। उसे जो मिला था वह खुद को पूरी तरह से तोड़कर फिर से बनाने का एक कठोर लेकिन दयालु अवसर था। परिवार सहायता केंद्र में पहला दिन एक बुरे सपने जैसा था। जिन सभी चीजों से हारी जंग ने जीवन भर घृणा की थी, वे सब वहां थीं। प्रशिक्षण के मैदान की बारूद की गंध के बजाय नम फाइलों और सस्ती कॉफी की महक थी, और अनुशासित बूटों की आवाज के बजाय बच्चों के रोने और पति पत्नी की चीखों की आवाजें थीं। केंद्र बेस के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर इमारत में था। ऑपरेशनल नक्शों के बजाय दीवारों पर बच्चों द्वारा क्रेयॉन से बनाए गए रंगीन चित्र लगे थे जो किनारों से पीले पड़ चुके थे। हारी जंग को यहां का प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन असली कर्ता धर्ता 2.5 साल के अनुभवी प्रशासनिक सार्जेंट मैरी और 2 नागरिक परामर्शदाता थे। उन्होंने इस अचानक आए युवा और ठंडी चिंगिंग अधिकारी को खुले तौर पर संदेह की नजर से देखा। उनकी आंखों में यह भाव था, एक और अनुभवहीन अधिकारी आ गई, देखें कितने दिन टिकती है। लेफ्टिनेंट, आज की शिकायतों की सूची ये रही। सार्जेंट मैरी ने फाइलों का एक बंडल उसकी मेज पर फेंकते हुए कहा। उसमें हर तरह की छोटी बड़ी समस्याएं थीं। क्वार्टर की छत से पानी टपकने की शिकायत, पड़ोसी के कुत्ते के रात भर भौंकने की शिकायत, पति का वेतन समय पर न मिलने की पूछताछ, और यहां तक कि बच्चे की स्कूल में बदमाशी की समस्या पर परामर्श का अनुरोध भी। हारी जंग को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मुझे यह सब भी संभालना होगा? मैं एक सैनिक हूं, अपार्टमेंट का मैनेजर या मोहल्ले की समस्या सुलझ जाने वाली नहीं। उसके अंदर का अहंकार फिर से सिर उठाने लगा। उसने जो सीखा था
उसी के अनुसार नियमों और प्रक्रियाओं के तहत समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। क्वार्टर में पानी के रिसाव की समस्या के लिए कृपया सुविधाओं के विभाग में एक औपचारिक आवेदन दें। प्रक्रिया के अनुसार इसमें लगभग 3 सप्ताह लग सकते हैं। शोर की समस्या का समाधान दोनों पक्षों को मिलकर करना होगा। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वेतन का मामला वित्त विभाग का है। कृपया अपनी वेतन पर्ची के साथ सीधे वहां जाकर पता करें। उसके जवाब स्पष्ट और तार्किक थे, लेकिन शिकायतकर्ताओं के चेहरों पर निराशा और गुस्सा था। तभी एक युवा सैनिक की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए केंद्र में दौड़ी आई। वह लगभग रो रही थी। मेरे पति अभी अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन पर हैं और 2 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कृपया पता करें कि क्या हुआ है। कृपया। हारी जंग एक पल के लिए घबरा गए। ऑपरेशन पर मौजूद यूनिट के साथ संचार एक सुरक्षा मामला था। वह एक नागरिक को ऑपरेशन की स्थिति के बारे में नहीं बता सकती थी। मैडम, शांत हो जाइए। ऑपरेशन के दौरान संचार प्रतिबंधित हो सकता है। नियमों के अनुसार हम स्थानीय स्थिति का पता लगाकर आपको नहीं बता सकते। नियम। अभी मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा पति जिंदा है या मर गया और तुम इन नियमों की बात कर रही हो। महिला हिस्टीरिक रूप से चिल्लाए और फर्श पर बैठकर रोने लगी। बच्चा अपनी मां के रोने से डरकर और जोर से रोने लगा। हारी जंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने जो भी रणनीति, युद्ध कला या संकट प्रबंधन सीखा था, उसमें ऐसी स्थिति का कोई समाधान नहीं था। उसका दुश्मन कोई सशस्त्र आतंकवादी नहीं था, बल्कि अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित एक महिला का डर और चिंता थी। उसके हथियार इस अपरिचित युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से बेकार थे। तभी सार्जेंट मैरी चुपचाप पास आए और रोती हुई महिला की पीठ थपथपाए। कोई बात नहीं मिसेज लॉरेंट, आइए एक कप गर्म चाय पीजिए। हमारी लेफ्टिनेंट को अभी फील का अनुभव नहीं है। उन पर इतना दबाव मत डालिए। सार्जेंट मैरी ने हैरी जंग की ओर एक नजर डाली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, किताबों से सेना सीखी है तो क्या पता होगा। यह शब्द एक चाकू की तरह हैरी जंग के दिल में चुभ गया। अक्षमता, निराशा और अपमान। यह उस अपमान से भी अलग तरह का दर्द था जो उसने गेट पर जनरल चोई सू हेयून से सहा था। कई दिन बीत गए, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसे हर दिन परिवारों की शिकायतों, आंसुओं और गुस्से का सामना करना पड़ता था। उसके नियम और सिद्धांत उनके सामने बेअसर थे। उसे लगने लगा था कि वह एक बेकार इंसान है। उसे यह भी लगने लगा कि इससे बेहतर तो जेल जाना होता। इसी बीच जनरल चोई सू हेयून अपने भतीजे ट्रेनी कांग जी वून के साथ बिना किसी सूचना के केंद्र में आईं। यह कोई आधिकारिक मुलाकात नहीं थी, बस एक छोटी सी यात्रा थी। चोई सू हेयून ने हारी जंग से कुछ नहीं पूछा, बस केंद्र का चक्कर लगाया और बच्चों के चित्रों को देखकर मुस्कुराई। मौसी, क्या यह वही जगह है जिसके बारे में आप बता रही थी? ट्रेनी कांग जी वून ने पूछा। वह प्रशिक्षण से मजबूत दिख रहा था, लेकिन अभी भी एक युवा लड़के जैसा था। हाँ, यह हमारे बेस की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। यह वह जगह है जो हमारे बहादुर सैनिकों जैसे जीवून के प्रियजनों की रक्षा करती है, ताकि वे शांति से देश की रक्षा कर सकें। यह सुनकर हारी जंग को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा हो। सबसे महत्वपूर्ण जगह, जिस जगह को वह अपनी सजा मान रही थी, उसे एक महान जनरल ऐसा कह रही थी। उसने पहली बार इस केंद्र के अस्तित्व के कारण के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि जिन आंसुओं और गुस्से का वह सामना कर रही है, वे वास्तव में अग्रिम पंक्ति में मौजूद सैनिकों की युद्ध क्षमता से सीधे जुड़े हुए हैं। चोई सू हेयून और कांग जी वून के जाने के बाद हारी जंग खाली कार्यालय में अकेली रह गई। उसने उन शिकायत फाइलों को फिर से निकाला जिन्हें उसे निपटाना था। जो पहले उसे केवल एक बोझिल काम के टुकड़े लगते थे, वे अब अलग अलग कहानियों वाले परिवारों के चेहरे लगने लगे थे। किसी का पति, किसी का पिता, किसी का बेटा, और वे लोग जो उनसे प्यार करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। उसे बहुत दुख हुआ कि वह दुनिया को कितने संकीर्ण नजरिए से देख रही थी और कितनी महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रही थी। उस रात वह घर नहीं गई। उसने फाइलों के ढेर में से एक फाइल निकाली
ये बेस के स्कूल में लगातार समस्याएं पैदा करने वाले एक सार्जेंट के बेटे लियो की परामर्श फाइल थी। पहले वह इसे पारिवारिक शिक्षा की समस्या कहकर पल्ला झाड़ लेती, लेकिन उसने फाइल में भविष्य की आकांक्षा चित्रकार लिखे हुए छोटे अक्षरों को देखा और उसके बगल में पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर लगी थी। अफ्रीका में तैनाती पर जाने से पहले अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर मुस्कुराते हुए एक पिता की तस्वीर। हारी जंग ने पहली बार नियमों से परे एक इंसान को देखना शुरू किया। उसके अपरिचित युद्ध क्षेत्र में अदृश्य दुश्मन की रूपरेखा धीरे धीरे प्रकट होने लगी थी। उस दिन के बाद हारी जंग बदलने लगी। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, यह बहुत छोटी और मामूली चीजों से शुरू हुआ। वह अब अपनी मेज पर बैठकर फाइलों और नियमों के पीछे नहीं छिपती थी। इसके बजाय वह केंद्र में आने वाले लोगों की आंखों में देखकर उनकी कहानियां पूरी तरह से सुनने लगी। शुरुआत में यह अजीब और मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्वार्टर में पानी के रिसाव की समस्या लेकर आई एक महिला से उसने सुविधाओं के विभाग में आवेदन करें कहने के बजाय वह खुद उसके साथ सुविधाओं के विभाग गई और प्रभारी से मिलकर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। वेतन की समस्या से जूझ रहे एक परिवार के लिए उसने वित्त विभाग को फटकार लगाए, कारण का पता लगाया और अपनी गलती न मानने वाले प्रभारी से कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपकी एक प्रशासनिक गलती अग्रिम पंक्ति में मौजूद हमारे एक सैनिक का मनोबल गिरा सकती है और उसके परिवार की आजीविका को खतरे में डाल सकती है। उसने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह लड़ाई उसके अपने प्रदर्शन या सम्मान के लिए नहीं थी। यह केवल सैनिकों के परिवारों के लिए एक लड़ाई थी। जब उसकी सिंसेरिटी लोगों तक पहुंचने लगी तो केंद्र के कर्मचारियों और परिवारों का नजरिया भी बदल गया। उनकी आंखों में जो संदेह और अविश्वास था वह धीरे धीरे सम्मान और विश्वास में बदलने लगा। एक दिन सार्जेंट मैरी ने उसे एक गर्म कॉफी देते हुए कहा, लेफ्टिनेंट, अब आप एक असली कमांडर की तरह लग रही हैं। उसका सबसे बड़ा बदलाव समस्याग्रस्त लड़के लियो के साथ उसके रिश्ते में आया। उसने लियो को एक परामर्श के मामले के रूप में देखने के बजाय एक इंसान के रूप में देखा। उसने सप्ताहांत में अपना समय निकालकर लियो से मुलाकात की और सैन्य प्रशिक्षण या उपदेश देने के बजाय उसने उसके साथ चित्रकारी की। शुरुआत में लियो ने अपने दिल के दरवाजे बंद रखे थे, लेकिन जो उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता था और उसके सपनों का समर्थन करता था, उस हारी जंग के लिए उसने धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। पापा चाहते हैं कि मैं एक सैनिक बनूं, एक दिन चित्रकारी करते हुए लियो ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे चित्रकारी करना पसंद है। मैं पापा को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हारी जंग ने लियो की पेंटिंग को ध्यान से देखा। यह एक कच्ची लेकिन शक्तिशाली पेंटिंग थी जिसमें अपने पिता के लिए उसकी लालसा झलक रही थी। उसने लियो के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लियो, तुम्हारे पिता युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि तुम एक सैनिक बनो। वह इसलिए लड़ रहे हैं ताकि तुम अपने सपनों को देख सको और उन्हें स्वतंत्र रूप से पूरा कर सको। एक महान चित्रकार बनना भी एक महान सैनिक बनने की तरह ही तुम्हारे पिता को गौरवान्वित कर सकता है। उसने लियो के पिता की अफ्रीका में स्थित यूनिट से संपर्क किया और लियो की पेंटिंग्स की तस्वीरें ईमेल के जरिए भेजी। कुछ दिनों बाद लियो के पिता का जवाब आया। उसमें लिखा था कि वह अपने बेटे की पेंटिंग्स देखकर बहुत भावुक हो गया था और उसने अपने बेटे के सपनों का समर्थन करने का वादा किया था। उस दिन के बाद लियो ने कोई शरारत नहीं की, बल्कि वह स्कूल के सबसे ईमानदार छात्रों में से एक बन गया। हारी जंग के फौलादी दिल को पिघलाने वाली गर्म चिंगारी ने अब एक घायल लड़के के दिल को भी पिघला दिया था। 3 महीने का समय तेजी से बीत गया। हारी जंग की तैनाती के आखिरी दिन जनरल चोई सू हेयुन फिर से बिना किसी सूचना के केंद्र में आए। इस बार वह एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य स्वयंसेवक के रूप में थी। उन्होंने हारी जंग को कोई निर्देश नहीं दिया, बस चुपचाप केंद्र के छोटे मोटे कामों में मदद की। बच्चों के साथ खेला, शिकायतकर्ताओं को चाय पिलाई और चुपचाप हारी जंग के काम को देखती रही। चोई सू हेयुन ने देखा बच्चों से घिरी हुई, खुलकर हंसती हुई हारी जंग को, बुजुर्गों की शिकायतों को 1 घंटे से भी अधिक समय तक गंभीरता से सुनती हुई। उसके चेहरे पर अब अतीत का तेज अहंकार और महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसकी जगह
दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने में खुशी महसूस करने वाले एक सच्चे नेता की गर्मजोशी थी। चोई सू हैयून ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी परीक्षा समाप्त हो गई थी। हारी जंग, जो एक तेज लेकिन अनियंत्रित तलवार थी, अब दूसरों को काटने वाला हथियार नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने वाली ढाल बनने के लिए तैयार लग रही थी। तैनाती के आखिरी दिन लेफ्टिनेंट हारी जंग ने अपने काम की अंतिम रिपोर्ट तैयार की। ये 3 महीने पहले अपमान में लिखी गई पश्चाताप रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। रिपोर्ट में परिवार सहायता प्रणाली की समस्याओं और सुधार के तरीकों पर एक तेज विश्लेषण और उत्साही सुझाव थे। कहीं भी उसने अपने काम का श्रेय लेने या नरमी की मांग करने का जिक्र नहीं किया था। केवल यह चिंता थी कि सैनिकों के परिवारों की बेहतर मदद कैसे की जा सकती है। अगले दिन उसे कर्नल यून तायांग ने अपने कार्यालय में बुलाया। अब उसे अपनी पुरानी पोस्टिंग पर वापस जाना था या कोई नया आदेश मिलना था। बहुत अच्छा काम किया, लेफ्टिनेंट। हाँ, कर्नल यून ने पहले के विपरीत एक गर्म मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसने मेज पर से 2 लिफाफे उसे दिए। एक तो वह है जो तुम हमेशा से चाहती थी, सेना के उन्नत सामरिक कमांडर कोर्स ATC में प्रवेश का आदेश। केवल सर्वश्रेष्ठ चिंगिंग ही वहां जा सकते हैं। हारी जंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पुराना सपना सच होने वाला था। और दूसरा, कर्नल यून ने दूसरे लिफाफे की ओर इशारा किया। इस बेस के कल्याण सहायता के समग्र प्रभारी अधिकारी, वास्तव में परिवार सहायता केंद्र सहित सभी गैर लड़ाकू सहायता इकाइयों के प्रभारी के रूप में तुम्हारी औपचारिक नियुक्ति का आदेश। आमतौर पर यह पद मेजर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारियों को मिलता है, लेकिन जनरल चोई और कमांडर ने विशेष रूप से तुम्हारी सिफारिश की है। हारी जंग ने दोनों आदेशों को बारी बारी से देखा और कुछ नहीं कहा। एक रास्ता उसके अतीत और महत्वाकांक्षाओं का था, और दूसरा रास्ता उसने पिछले 3 महीनों में खोजे गए नए संतोष और मूल्यों का था। तुम कौन सा चुनोगी? अपना रास्ता खुद चुनो। यही जनरल चोई की इच्छा है। हारी जंग गहरी सोच में डूब गई। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चौराहा उसके सामने था। उसका चुनाव यह साबित करेगा कि वह किस तरह की सैनिक के रूप में फिर से जन्मी है। कर्नल यून तायांग के कार्यालय में हारी जंग अपने अतीत और भविष्य के 2 आदेशों के बीच अपनी सांस रोककर खड़ी थी। बाईं ओर वह रास्ता था जो उसे उस महिमा की ओर ले जाता था जिसका उसने दिन रात सपना देखा था। सामरिक कमांडर कोर्स एट। इसे पूरा करने के बाद वह अग्रिम पंक्ति की कमांडर बनकर अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन कर सकती थी। दूसरी इंस्पेक्टर, उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा अब पौक में लग रही थी। दाईं ओर वह अपरिचित रास्ता था जिस पर वह पिछले 3 महीनों से चल रही थी। कल्याण सहायता प्रभारी अधिकारी, एक ऐसा पद जिसका नाम भी अपरिचित था, जो चक्काचौंध से बहुत दूर था। न तो युद्ध के मैदान में गोलियों की आवाज सुनने को मिलती, न ही शानदार अभियानों का नेतृत्व करने का मौका। इसके बजाय उसे अदृश्य रूप से सैनिकों के आंसू पहुंचने और उनके परिवारों की चिंताओं को दूर करना था। यह महिमा का नहीं, सेवा का मार्ग था। सम्मान का नहीं, समर्पण का मार्ग था। उसके दिमाग में पिछले 3 महीनों की यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। अपने पति की सुरक्षा के लिए रोती हुई युवा पत्नी की बेबस आंखें, पिता के प्यार के लिए तरसते हुए विद्रोही लड़के लियो की अकेली पीठ, और जब उसने उनकी समस्याओं का समाधान किया तो उनकी ओर से मिली गर्मजोशी भरी मुस्कान। उन क्षणों ने उसे जो संतुष्टि दी थी, वह अकादमी से टॉप करने की उपलब्धि या किसी भी प्रशिक्षण में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की खुशी से कहीं बढ़कर थी। उसे एहसास हुआ, असली ताकत केवल दुश्मन को हराने की क्षमता में नहीं होती। अपने साथियों को गिरने से बचाने की शक्ति ही सेना की सबसे मौलिक ताकत है। अग्रिम पंक्ति में लहराता हुआ शानदार झंडा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उस झंडे को लहराने के लिए चुपचाप खंभे को पकड़े हुए गुमनाम सैनिक न हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हारी जंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपने पुराने सपने आते से में प्रवेश के आदेश को सम्मानपूर्वक कर्नल यून की ओर खिसका दिया और दूसरे आदेश को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। कर्नल, मैं पिछले मोर्चे की कमांडर बनूंगी। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कर्नल यून तायांग के चेहरे पर एक गर्म और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उसने सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ पहले से ही जानता था। बहुत बढ़िया फैसला है लेफ्टिनेंट। हाँ,
नहीं, अब मुझे तुम्हें मेजर हा कहना चाहिए। तुम्हें अग्रिम पंक्ति के किसी भी कमांडर से ज्यादा महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। उसके बाद 1 साल बीत गया। मेजर हारी जंग के आने के बाद काल्वीबेस की कल्याण सहायता प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आया। वह अब शिकायतों के आने का इंतजार नहीं करती थी। वह खुद जाकर समस्याओं का पता लगाती थी, और अगर समाधान नहीं हो पाता था तो समाधान होने तक उच्च अधिकारियों से लड़ती थी। उसने पुरानी और अक्षम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदल दिया और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यक्रम और बच्चों के लिए ट्यूशन प्रणाली शुरू की। रक्षा बजट अपर्याप्त होने पर उसने स्थानीय समुदाय और कंपनियों से सहायता प्राप्त की, पुराने केंद्र भवन का नवीनीकरण किया और विभिन्न सुविधाएं जोड़ी। परिवार सहायता केंद्र अब बेस के कोने में एक उदास जगह नहीं था। यह बेस का सबसे गर्म और जीवंत केंद्र बन गया था, जहां हमेशा बच्चों की हंसी और परिवारों की बातचीत की आवाजें गूंजती थीं। सैनिकों और उनके परिवारों के बीच मेजर हार्री जंग की प्रतिष्ठा अटूट थी। शुरुआत में जो लोग उसके साहसिक सुधारों पर संदेह करते थे, वे भी अपने जीवन में वास्तविक सुधार महसूस करने के बाद उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए। वह अब फाइलों के पीछे छिपी एक ठंडी चिंगिंग अधिकारी नहीं थी। हमारी समस्याओं का समाधान करने वाली सबसे मजबूत चट्टान हमारी असली साथी ये मेजर हार्री जंग के नए नाम थे। फिर एक दिन बेस पर आपातकाल की घोषणा हुई। अफ्रीका में एक ऑपरेशन पर गई एक छोटी सी तोही टीम दुश्मन के जाल में फंस गई थी। उस टीम में अब हवलदार बन चुके लियो के पिता भी शामिल थे। बचाव अभियान के दौरान पूरा बेस एक भारी खामोशी में डूब गया। खासकर टीम के सदस्यों के परिवारों के इकट्ठा होने वाले सहायता केंद्र में हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। जब सब डर और चिंता में कांप रहे थे, तब मेजर हार्री जंग बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने रात भर परिवारों के साथ रहकर उनकी देखभाल की, खुद खाना बनाया, बच्चों को संभाला और पल पल बदलती स्थिति की जानकारी शांत और सटीक रूप से दी। उसने केवल सांत्वना के शब्द कहने के बजाय जो कुछ भी कर सकती थी वह करके दिखाया। उसकी वह शांत और दृढ़ उपस्थिति निराश परिवारों के लिए आशा की आखिरी किरण बन गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह खबर आई कि पूरी तोही टीम सुरक्षित बचा ली गई है। केंद्र में खुशी और आंसुओं का सैलाब आ गया। उस उथल पुथल के बीच लियो की मां ने मेजर हार्री जंग का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे बस रोती रही। उन आंसुओं में छिपी गहरी कृतज्ञता और विश्वास को मेजर हार्री जंग ने अपने पूरे दिल से महसूस किया। यह किसी भी पदक से अधिक कीमती और गौरवशाली था। समय बीता गया और एक गर्म भूमध्य सागरीय गर्मी के दिन, जब सूरज प्रशिक्षण के मैदान को तपा रहा था, लीजन के नए रंगरूटों का एक समारोह आयोजित किया गया, जहां वे कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद औपचारिक रूप से रेजिमेंट का हिस्सा बन रहे थे। ठीक 2 साल पहले इसी दिन सारी घटनाएं शुरू हुई थी। समारोह के मंच पर वीआईपी सीटों में, अभी भी सादे गाउन में, सेवानिवृत्त मेजर जनरल चोई सू हेयून एक दयालु मुस्कान के साथ बैठी थी। उनके बगल में उनके भाई ब्रिगेडियर जनरल चोई मुजिन और अब एक लैंस कॉर्पोरल बन चुके उनके भतीजे कांगजी वुन भी थे। और मंच के नीचे मेजर हार्री जंग व्यस्त थीं। वह नए सैनिकों के परिवारों का मार्गदर्शन कर रही थीं। यह सुनिश्चित कर रही थीं कि उन्हें कोई असुविधा ना हो और समारोह को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही थी। उनकी भूमिका किसी चमकते हुए नायक की नहीं थी। वह उन चमकते हुए नायकों को मंच पर चमकने में मदद करने वाली एक अदृश्य शक्ति थी, जो चुपचाप मंच को सहारा दे रही थी। और वह इस भूमिका में किसी और से ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी। समारोह समाप्त होने के बाद, जब परिवार एक दूसरे से गले मिलकर खुशी मना रहे थे, मेजर हार्री जंग ने दूर से जनरल चोई सू हेयून को देखा। उसने कुछ पल हिचकिचाया और फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ उनकी ओर बढ़ी और 2 साल पहले के विपरीत एक गहरे सम्मान और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में उसने एक उत्तम सलामी दी। मेजर हार्री जंग, जनरल को रिपोर्ट करती हूँ। चोई सू हेयून ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसकी सलामी का जवाब दिया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो मेजर हा, एक बहुत ही शानदार सैनिक बन गई हो। यह सब आपकी वजह से है, जनरल। मेजर हार्री जंग ने सिंसेरिटी से कहा। 2 साल पहले
आज ही के दिन गेट पर मुझे तोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आप मेरा सैन्य जीवन समाप्त कर सकती थीं, लेकिन आपने मुझे एक सच्चा सैनिक बनने का रास्ता दिखाया। मैं उस दिन एक सैनिक के रूप में फिर से जन्मी थी। चोई सू हैयून ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस दरवाजा खोला। उस दरवाजे से अंदर जाकर अपनी ताकत से एक नया रास्ता बनाना तुम्हारा काम था। मुझे तुम पर गर्व है। चोई सू हैयून ने खुशी मना रहे सैनिकों और उनके परिवारों की ओर इशारा किया। बच्चे अपने पिता के गले लगकर हंस रहे थे और पत्नियां अपने पतियों के आगोश में रो रही थी। देखो, यही हमारे देश का असली चेहरा है जिसकी हम अपनी जान देकर रक्षा करते हैं, और यही वह असली झंडा है जिसे हमें अपने दिल में रखकर लड़ना है। अग्रिम पंक्ति में दुश्मन से लड़ते हुए लहराने वाला झंडा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण वह गुमनाम झंडा भी है, जो पिछले मोर्चे पर उनके आंसू पहुंचते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। अब तुम ये जानती हो, है ना? मेजर हारिजंग ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गईं। चोई सू हैयून ने उसके कंधे को थपथपाया और अपने परिवार के साथ चुपचाप चली गई। मेजर हारिजंग अब उस महान हस्ती की पीठ को नहीं देख रही थी। वह मुड़ी और उस जगह की ओर चल दी जहां उसे होना चाहिए था, उन लोगों की ओर जिनकी उसे रक्षा करनी थी। उसके चेहरे पर शांति के साथ साथ एक अटूट और गहरा कर्तव्यबोध था। वह अब किसी शानदार नायक का सपना नहीं देखती थी। इसके बजाय उसने एक गुमनाम लेकिन प्रकाशमान रास्ता चुना था। युद्ध के मैदान की आग के बीच नहीं, बल्कि जीवन के बीच में लोगों की रक्षा करने वाली एक सैनिक। वह अंततः अपने ही युद्ध क्षेत्र में अपने ही तरीके से सबसे महान सैनिक बन रही थी। भूमध्य सागर की चिलचिलाती धूप में उसकी छवि किसी भी विजयी जनरल से अधिक गरिमापूर्ण और सुंदर लग रही थी।